आप सभी को पिछले वीडियो में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ भाग पढ़ाए गए थे। इसमें परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण के महत्व, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधियां हम लोग पढ़े थे। इन विधियों में जांच एवं त्रुटि विधि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया था। तो अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए शेष भागों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन आदि। तो सबसे पहले आज हम संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं किसे कहते हैं। कह रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हों या दो से अधिक पदार्थ हों, ये संयोग करके अर्थात आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद, किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन का दहन, यानी कार्बन अर्थात कोयला को वायु अर्थात ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो काला काला धुआं निकलता है। वो काला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, दो अणु हाइड्रोजन, एक अणु ऑक्सीजन मिलकर एक अणु जल का निर्माण करता है। तीसरा एग्जाम्पल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। तो जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। कैसे? NH3 है, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, NH4 हो गया और क्लोरीन मिल गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन गया। चौथा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना भी कहते हैं। जब इस बिना बूझे चूने में जल डालते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बूझा चूना प्राप्त होता है और साथ में उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, बिना बूझा चूना यानी वो चूना जो दीवार के पोताई में प्रयोग किया जाता है, जब उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है? उसमें तेजी से ऊष्मा निकलता है, गर्मी निकलती है। आपने देखा कि इन सभी अभिक्रियाओं में दो तत्व जुड़ करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। करें वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक यानी कोई एक अभिकारक होगा टूटकर
छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात जब कोई एक अभिकर्मक टूटकर नए नए उत्पाद बनाता है तो ऐसे अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया मूल रूप से 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और वैद्युत अपघटन। तो आइए देखते हैं पहला ऊष्मीय अपघटन। थर्मल डीकम्पोजिशन कह रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। अर्थात जब हम किसी अभिकारक को ऊष्मा दें, गर्म कर दें और वह कुछ छोटे छोटे भागों में टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूना पत्थर का ऊष्मीय अपघटन। चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया हुआ। ऊष्मा के द्वारा टूटा इसलिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फेरस सल्फेट का ऊष्मीय अपघटन। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। या जैसे सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में टूट जाती है। अब है तीसरा अपघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि विद्युत के द्वारा अपघटन होता है। इसमें कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल का विद्युत अपघटन। जब जल में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन धनावेशित होता है, इसलिए वह कैथोड अर्थात ऋणावेश पर एकत्रित होता है और ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है, इसलिए यह एनोड पर अर्थात धन आवेश पर एकत्रित होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गलित पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। तो जब पोटेशियम क्लोराइड के गलित विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वह पोटेशियम और क्लोरीन में टूट जाता है। यह टूटने की क्रिया विद्युत प्रवाहित करने के कारण हो रही है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। कह रहे हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें जो ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है
उसे उत्पाद की ओर प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे प्राकृतिक गैसों का दहन है, तो जैसे में मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है तथा इसमें ऊर्जा भी निकलता है। इसीलिए इधर प्लस में ऊर्जा लिखा गया है। यदि उत्पाद की ओर प्लस लिख करके ऊर्जा लिखा गया हो तो इसका तात्पर्य है कि वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा अभिक्रिया है ग्लूकोज का दहन। जैसे ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये वही अभिक्रिया है जो श्वसन में होती है, और आपको पता होगा कि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होता है। इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब बिना बुझा चूना यानी चूना पत्थर को जल में डाला जाता है तो जल खौलने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। ये अभिक्रियाएं भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अपोजिट होता है। कह रहे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, जो ऊष्मा को ग्रहण करता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें ऊष्मा ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इसमें जो ऊष्मा की मात्रा है उसे उत्पाद की ओर ऋण चिन्ह द्वारा, माइनस के सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की उच्च ताप प्रक्रिया। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जब क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, परंतु इसमें आप देख रहे हैं ये -45 किलो कैलोरी, मतलब इस अभिक्रिया में 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की कमी हुई है, अर्थात वह ऊर्जा अवशोषित किया गया है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन व सल्फर क्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाती हैं। इसमें भी देखिए -20 किलो कैलोरी लिखा हुआ है, अर्थात इसमें 20 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित की गई है, अर्थात ये भी एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाए, मात्रा बढ़ जाए, या उसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में कमी हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह है कॉपर, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसे जब वायु के साथ गर्म किया गया तो इसमें ये बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन न हो, अब जैसे मान लीजिए यह एक अर्ध अभिक्रिया है, इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है तो इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अगला अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। यह ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, ये देखते हैं। कह रहे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों की
वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। आपने देखा कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो रही थी, अपचयन में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन कॉपर के साथ से हट करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हुई है, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसीलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। या दूसरे वे में देखें तो ये सोडियम आयन है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम बना लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वृद्धि हुई है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए यह भी अपचयन अभिक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्लोरीन आयन बना लेता है, रेडायन बना लेता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया जिससे इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि हो गई, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। कह रहे हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। जैसे ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर आप देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो आपको बताया गया है कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ अपचयन होता है। और हाइड्रोजन में जल जुड़ा, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, परंतु यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसीलिए उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं, जिंक ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला जाता है, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ अपचयन हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। अगला टॉपिक है संक्षारण, कोरोजन। करें वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी क्रिया द्वारा नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। तात्पर्य यह है कि वायु में उपस्थित जो नमी है, जो रासायनिक पदार्थ हैं, वे सभी क्रिया करके, धीमी क्रिया करके जब किसी पदार्थ को नष्ट करते हैं तो वह क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं कि नमी से लोहे पर जंग लग जाता है जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। चांदी पर काली परत जमना, चांदी पर भी काली परत जम जाती है जिससे चांदी नष्ट होने लगता है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं संक्षारण कहलाती हैं। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। नाम से ही पता है विकृत, विकृत माने बदल जाना, टूट जाना, या ऐसे कह सकते हैं परिवर्तित हो जाना। गंधिता, गंध का करें खाद्य पदार्थों में
उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उन भोज्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। तात्पर्य यह है कि खाद्य पदार्थों में जो तेल और वसा के कण होते हैं वो उनमें धीमी धीमी जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है तो उनके स्वाद तथा गंध में बदलाव आ जाता है। इसी बदलाव को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कह रहे हैं भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला रखने पर उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि घर में जब भोजन खुला रह जाता है तो कुछ समय पश्चात उसके स्वाद और गंध में अंतर आ जाता है। आइए अब जानते हैं कि विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखकर। वायुरोधी पात्र का तात्पर्य है ऐसा बर्तन जिसको बंद कर देने पर उसमें हवा या वायु प्रवेश न कर सके। तो ऐसे बर्तनों में रखा गया पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होता है, विकृत गंधिता नहीं होता है। दूसरा है प्रशीतन द्वारा। प्रशीतन का तात्पर्य होता है ठंडा करना, यानी जब हम किसी पदार्थ को ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो उसमें भी विकृत गंधिता शीघ्र नहीं होता है। जैसे हम किसी पदार्थ को फ्रीज में रख देते हैं तो वहाँ ठंडा होने के कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा है पैकिंग में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन भरकर। जैसे पैकेट में चिप्स वगैरह जो आता है उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन को भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम क्रियाशील है। क्रियाशीलता कम होने के कारण उसमें विकृत गंधिता नहीं होती है। अगला है प्रति ऑक्सीकारक की प्रयोग द्वारा, यानी प्रति ऑक्सीकारक रसायन का लेप या लगाने से या छिड़काव करने से उस पदार्थ में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, जिससे उस पदार्थ में विकृत गंधिता भी नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर समाप्त हो गया है।